Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेस पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बीएस पालावत एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं अंग्रेजी का एक नया टॉपिक लेकर। अब तक की क्लासेस में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ग्रामर की होती है उनको लेकर हम बातचीत की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के रिस्पांस चाहे थे कि आप लोग मुझे बताओ कि कौन से बिंदु को लेकर आप पढ़ना चाहेंगे, किस सीक्वेंस में आप लोग ग्रामर को पढ़ना चाहेंगे। किसी तरीके का जवाब मैंने आप लोगों से नहीं प्राप्त किया, तो मैं एक ऐसे बिंदु को आज शुरू करने जा रहा हूँ जो हर किसी कंपटीशन, हर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही आसान बिंदु है, ऑप्शन के साथ में सवाल होता है, उसी बिंदु को लेकर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वॉइस। वॉइस का सवाल हर किसी कंपटीशन एग्जाम में होता है जहां पर अंग्रेजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि वॉइस का किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, किस तरीके से हमें उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस तरीके से हम इससे संबंधित जो सवाल है उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो वॉइस की यदि मैं बात करूं तो इसे दो भागों में विभाजित करूंगा। एक में कहूंगा एक्टिव वॉइस, दूसरा मैं कहूंगा पैसिव वॉइस। एग्जाम के संदर्भ में मैं बात करूं तो जनरली एक्टिव वॉइस का सवाल होता है और उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें कहा जाता है। तो हम सामान्यतः जो नियम हम लेंगे वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लेंगे, लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहां पर सवाल वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा की मैं बात करूं तो हम जनरली एक्टिव से पैसिव, वाइस वर्सा का मतलब ऑपोजिट, तो पैसिव से एक्टिव का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। जो हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन के क्लासेस थे उनमें हमने एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया था कि सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स के थ्रू हमने बात किया था कि SVOCA 5 एलिमेंट्स होते हैं, और एक्टिव से पैसिव बनाने में ये एलिमेंट्स हमारी काफ़ी मदद करेंगे। किस तरीके से मदद करेंगे ये बातें भी हम आगे करने वाले हैं। तो जो अपना पहले के क्लासेस का वीडियो था वो भी यहाँ पर अपने काम में आने वाला है। एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। हम बात करते हैं किस तरीके से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम बदलें। तो जनरली हमें एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, इसके लिए हमारे पास में जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब उसी वर्ब को हम पैसिव में बदलेंगे जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। यदि मैं बात करूं कि एक्टिव से पैसिव में हम बदलना सीखते हैं, पैसिव हम बनाना सीखते हैं, तो ये पैसिव हम बनाते किसका है? तो पैसिव हम वर्ब का बनाते हैं। पैसिव में हम वर्ब को बदलते हैं। कौन से वर्ब को बदलते हैं? तो ऐसी जानकारी कुछ वर्ब से संबंधित हमने मेन वर्ब में ली थी। मेन वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट के बेसिस पे दो भागों में विभाजित किया था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो मैं यहां पर बात करूंगा कि वर्ब में भी हम ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में बदलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब को पैसिवाइज नहीं किया जाता। बात फिर सुनना, पैसिव हम किसका बनाते हैं? पैसिव हम वर्ब का बनाते हैं। कौन से वर्ब का बनाते हैं? जो वर्ब ट्रांजिटिव होता है, मतलब जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट कैरी करता है, उस वर्ब का हम पैसिव बनाते हैं। तो वर्ब हमारे को दे दिया गया है, उसका पैसिव बनाए तो क्या होना? तो उसका ऑब्जेक्ट होना सामान्यतः जरूरी होता। जैसे जैसे हम आगे के स्तर को बढ़ेंगे, आगे के लेवल की बातें करेंगे, स्टैंडर्ड आगे बढ़ता जाएगा, ये बातें धीरे धीरे धूमिल सी होती जाएगी। कई जगह इनकी आवश्यकता भी नहीं होती। बाकी प्राइमरीली आप लोग यही ध्यान रखें कि उसी वर्ब को हम पैसिव में बदलेंगे जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। अब मैं पैसिव की बात करूं तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम पैसिव में बदलते हैं। जैसे मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाना, इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। तो यहां पर तीन प्रकार के वाक्य अपने सामने हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव। इन तीनों प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव में बदलना सीखेंगे। पहले मैं उन नियमों की बात करूंगा, उन बातों की बात करूंगा जो बेसिक, मतलब कॉमन मैं कह सकता हूं कि सभी तीनों प्रकार के वाक्यों में समान रूप से काम में आए। उन बातों को लेकर, उन नियमों को लेकर हम चर्चाएं करेंगे, और उसके बाद में हम अलग अलग सेंटेंस को लेकर बात करेंगे कि किस तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको असर्टिव सेंटेंस को लेकर थोड़ी सी बातें बताता हूं, जिसमें आपको इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव से संबंधित कुछ बातें भी आपको क्लियर होने वाली है। प्राइमरीली मैं बात करूं, प्राथमिक तौर पर मैं बात करूं तो हमने कहा कि आपका एक सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका वर्ब हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, और केवल मेन वर्ब भी हो सकता है। वर्ब में ये हम बात कर चुके हैं कि दो प्रकार का होता है। सामान्य नियम क्या कहता है? सामान्य नियम एक्टिव वॉइस का ये कहता है कि पहले तो आपको स्थान परिवर्तित करना होता है। देखो, पैसिव हमें किसका बनाना? वर्ब का। उसके अलावा हमें क्या करना होता है? उसके अलावा हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ। अब अभी तक के मैं बात करूं कि किस तरीके से पैसिव को पढ़ा जाता है या किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो मैं पूर्व जो क्लासेस हैं उनकी बात करूं तो हम नियमों के आधार पे इनको पढ़ते आए हैं। नियमों एक बड़ी सी श्रृंखला हम लेते हैं कि सर्वप्रथम हम ऐसा करेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे। उस नियम को हम फॉलो नहीं करके यहाँ पर स्ट्रक्चर के आधार पे, संरचना के आधार पे मैं पैसिव को पढ़ाने की बात करूंगा, पढ़ने की बात करूंगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर के जरिए हम एक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ले रहा हूं उसमें मैंने लिखा है SV+O। इन दो एलिमेंट का होना तो कंपलसरी है ही, बाकी सेंटेंस आपका असर्टिव है तो 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। पहली बात कि पैसिव हम वर्ब का बनाते हैं तो वर्ब तो आनी ही चाहिए, और वैसे भी वर्ब को पिवोटल एलिमेंट कहा जाता है। ग्रामरियन का कहना है कि वर्ब इज द पिवोटल एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। एक वाक्य का वर्ब पिवोटल एलिमेंट होता है। विदाउट वर्ब वी कांट फॉर्म ए सेंटेंस। बिना वर्ब के हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो वर्ब का होना तो जरूरी है, क्योंकि वर्ब के बिना वाक्य नहीं बनता, और वैसे भी हम पैसिव वर्ब का ही बनाते हैं। दूसरी बात, वर्ब भी कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। तो ये दो एलिमेंट तो निश्चित रूप से होने ही चाहिए। टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करूं तो अलग अलग हो सकता है। तो बेसिक तौर पे मैं कहूंगा कि वर्ब हो और वर्ब के बाद में आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना। अब सेंटेंस का टाइप असर्टिव है तो आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो कुछ बातें मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के संदर्भ में समझाऊंगा और फिर आगे हम इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव की बातें भी करेंगे। तो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर के अनुसार हम परिवर्तित करते हैं, तो मैंने कहा कि जैसे एक्टिव वॉइस एवी कह दिया, स्ट्रक्चर इसका कहा, सब्जेक्ट कहा, फिर वर्ब कहा, फिर ऑब्जेक्ट कह दिया। उसके बाद में मैंने कहा पीवी। पीवी से अपना तात्पर्य यहां पर पैसिव वॉइस से होगा। यहां पर एक बात अपने द्वारा कही गई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इनका स्थान बदल देते हैं। जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, और जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। यदि मैं पैसिव वॉइस में कहूं, मैंने कहा सब्जेक्ट, यदि इसी सब्जेक्ट की बात करें तो फिर इंटरचेंज नहीं होगा। तो जहां पर मैं सब्जेक्ट कह रहा हूं ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। जब वाक्य को हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का। और वर्ब में भी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा आपका मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा कि पैसिव में मेन हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। हो सकता है एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब निश्चित रूप से प्रयुक्त होगा। कैसे यूज करें, कौन सा यूज करें? यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में दिया है तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। यदि नहीं दिया है तो क्या किया जाए? यदि नहीं दिया जाता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज करें, ये बातें मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। आगे मैं बात करूं तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में कुछ वर्ड्स हमें आवश्यकता अनुसार यूज करने होते हैं, जिनकी बातें हम अभी करेंगे। फिर हमें मेन वर्ब यूज करना होता है। ठीक है, मेन वर्ब के संदर्भ में एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव में मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाएगा। यदि अन्य कोई वर्ब का फॉर्म दे दिया जाता है तो वो वाक्य पैसिव में नहीं होगा, या फिर उसमें वर्ब से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो मेन वर्ब से संबंधित आप लोग बात ध्यान में रखेंगे कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद में आपको दूसरी बात आगे जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने कहा ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया,
वर्ब में यहां पर हमने वर्ब ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया और मेन वर्ब ले लिया। उसके बाद में यहां पर इसका काम हो गया, इसका हो गया, बचा कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हमें क्या करना है? हमने कहा स्थान बदलना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो हमें यहां पर वाक्य के अनुसार प्रेपोजिशन यूज करना होता है और उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट के कोष्टक में मैं लिखूंगा एवी का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। मैं कहूं कि ज्यादातर सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग होता है। कुछ सेंटेंसेस या बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें प्रेपोजिशन बाई के अलावा अन्य प्रेपोजिशन का प्रयोग भी किया जाता है। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ब पे डिपेंड करता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बाई प्रेपोजिशन नहीं लेते, अपने बाद में अन्य प्रेपोजिशन वो फिक्स करके रखते हैं, उसी हिसाब से उनके साथ में प्रेपोजिशन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि हमें नो वर्ब को पैसिव में यूज करना है, तो अब ये जो नो है ये सामान्यतः है आपका प्रेपोजिशन बाई नहीं लेता बल्कि ये टू लेता है। तो पैसिव में आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, बाई का नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी शब्द हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सरप्राइज कह दिया, इस वर्ब को यदि पैसिव में यूज किया जाए एट लेगा। मैंने ऑब्लाइज कह दिया, पैसिव में यूज किया जाए तो आपका टू लेगा। मैंने एनग्लफ कह दिया, पैसिव में यूज किया जाए आपका विद लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अलग अलग वर्ब पे डिपेंड करता है। इसकी जो बातें हैं वो प्रेपोजिशन के बिंदु में आपको क्लियर होनी है। तो हमने कहा कि पैसिव जब हम बनाएं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वाक्य के अनुसार उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, सामान्यतः बाई का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक बात हमें और ध्यान में रखनी है, देखो किसी भी वाक्य का यदि सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो हमें किसी तरीके की समस्या नहीं होनी है, किसी तरीके के अलग से नियमों को हमें ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन जब बात प्रोनाउन की हो कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वैसे तो आप लोग अध्ययन करते हो रेगुलर, तो इस तरीके की जानकारी रखते हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का अलग अलग फॉर्म हुआ करता है, इसलिए उसका फॉर्म जैसे ही आप स्थान बदलोगे वो परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ही है। ही क्या है? प्रोनाउन। एक्टिव वॉइस में वाक्य का सब्जेक्ट ही है, आपको पैसिव बनाना, तो पैसिव में इसे आपको बनाना है ऑब्जेक्ट। अब आप यदि इसे ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो प्रोनाउन के संदर्भ में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी कि जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हो वहां पर प्रोनाउन होता है तो उसके फॉर्म को जरूर चेंज करना है। नाउन में इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एक सेंटेंस के जरिए मैं आपको चेंज करके बताता हूं, फिर मैं कुछ नियमों की बात करता हूं कि किस तरीके से मैं वर्ब को चेंज कर रहा हूं, बाकी आगे हम बाद में बढ़ते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मोना मेट हर फादर। मोना मेट हर फादर। यहां पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें वो करना है जो मैं आपको बहुत पहले सिखा चुका हूं, या प्रीमियर जो हमारे पहले के जो वीडियोस आए उनमें हमने बात की है, एलिमेंट निकालना, वाक्य में एलिमेंट को पहचानना। आपने कहा मोना क्या है? मोना सब्जेक्ट है। मेट क्या है? मेट वर्ब है। हर फादर क्या है? हर फादर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स निकालने हैं, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। ये वाक्य कौन से वॉइस में हुआ? एक्टिव वॉइस में। आपको इसे किस में बदलना? पैसिव वॉइस में। आपको करना क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना होता है, केवल स्थान बदलना होता है। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा एस, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है? हर फादर। यहां पर लिखिएगा हर फादर। उसके बाद में आपने क्या कहा? उसके बाद में कहा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या? वाक्य के अकॉर्डिंग कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अभी यूज कर लिया जाता है वॉज का। उसके बाद में आपको मेन वर्ब लेना। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मेट, मेट, मेट। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं।
उसके बाद में आपको प्रेपोजिशन यूज करना, यहां पर ये वाला वर्ब प्रेपोजिशन बाई लेगा। फिर आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, मोना, मोना क्या है, नाउन, नाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा वैसा लिखिएगा। तो ये आपका वाक्य चेंज हो गया, हर फादर वॉज मेट बाई मोना। ये एक्टिव वॉइस में था और इसको हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। हमने क्या किया, केवल हर फादर को मोना के स्थान पर लिखा है, मोना को हर फादर के स्थान पर लिखा है और उससे पहले प्रेपोजिशन का यूज किया है। और यहां पर जो मेट था उसका ये V2 था, पैसिव में हमने V3 यूज किया। अतिरिक्त केवल शब्द हमने यूज किए तो दो, एक तो HV का प्रयोग किया है और एक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है वो तो आपको जनरली बाई लेना होता है, बाकी वर्ब वाली बात करें तो वो वर्ब के साथ में हमें याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से हम यूज करें। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव वॉइस में कौन सा वर्ब दिया जाए तो पैसिव वॉइस में आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो वर्ब को लेकर हम बातें करते हैं। वर्ब को लेकर मैं आपको सिखाता हूं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कौन सा वर्ब या किस तरीके का वर्ब दिया जाए तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपको कौन सा काम में लेना है। तो हम सीधा ही बात करते हैं, टेंस को लेकर कोई चर्चाएं नहीं करते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम बात करेंगे कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यहां पर जो बात मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि पैसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज करनी है। अभी आपने देखा कि वाक्य जो था उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा था और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने किसका प्रयोग किया, वॉज का। हमें क्या पता चला, वॉज का ही प्रयोग करें। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, एक बात अपने दिमाग में फीड करना, डू, डज और डिड ये तीनों शब्द हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं, ऐसी चर्चाएं हमने पहले की हैं। ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर सकते हैं लेकिन इनका प्रयोग कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। एक बात तो आपको प्राथमिक तौर पे ये ध्यान रख लेनी है कि डू, डज, डिड इन तीनों वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। उसके अलावा कौन से जो वर्ब बच गए जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सके या पैसिव में काम में ले सकते हैं, तो हमने शुरू में कहा था हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी, 24। इन 3 को निकाल दे तो कितने बच जाते हैं, तो 21 जो वर्ब हैं उनको हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में ले सकते हैं। अब बात करें कि कौन सा वर्ब आए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आए, तो पैसिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें काम में लेना है समझना। यदि वाक्य में आपको V1 दे रखा हो या फिर आपको V1 प्लस S या ES दे रखा हो, यदि वाक्य में या तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है या फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES दे रखा है, तो पैसिव वॉइस में आपको सहायक क्रिया इज, एम या आर में से यूज करना है। ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में V1 या फिर V1 प्लस S है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग मामला है। यदि वाक्य एक वचन का है तो V1 प्लस S या ES, यदि वाक्य बहुवचन का है तो केवल V1। तो ये जो मामला V1 प्लस S या ES का है ये वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है। तो यदि ऐसा आपको सेंटेंस में मिले तो पैसिव में आपको सहायक क्रिया इन तीनों में से किसी एक शब्द का यूज करना है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का सवाल हो, बाकी वैसे तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए, फिर भी कई स्टूडेंट सवाल कर सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा, तो तीनों में से कौन सा यूज करें वो डिपेंड करेगा वाक्य पे, सब्जेक्ट पे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन का है इज, बहुवचन का है आर और वाक्य का सब्जेक्ट आई बना पैसिव में तो सहायक क्रिया एम। फिर इनका क्या किया जाए, इनकी बातें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि V1 V2 ये किनका होता है, मेन वर्ब का होता है और पैसिव में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सहायक क्रिया तो इज एम आर में से लगा देना है और इस आने वाले V1 या V1 प्लस S या ES को V3 में चेंज कर देना है। मैंने कहा एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको V2 दे रखा हो तो क्या करें, तो सहायक क्रिया आपको वॉज वर में से लगानी है, या तो वॉज लेना या फिर आपको क्या लेना, वर लेना। अभी जैसे हमारे पास में एक वर्ब था मेट, मेट वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड भी होता है और थर्ड भी। प्रयुक्त जो वाक्य था उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म तो सहायक क्रिया किस में से, वॉज वर में से, और हमने वॉज लिया, ये तो सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट एक वचन का वॉज और बहुवचन का तो वर। आगे मैं बात बताता हूं, मान लीजिए किसी वाक्य में आपको सहायक क्रिया के रूप में डू डज दे दिया एक्टिव वॉइस में,
पैसिव वॉइस में क्या करना, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया आपको इज एम आर ही काम में लेनी है। मान लीजिए आपको सहायक क्रिया के रूप में डिड दे दिया, पैसिव में कौन सा लेना, पैसिव में आपको वॉज वर काम में लेना है। ध्यान रखना डू डज और डिड जो है इनका प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस में इनका यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज नहीं होता। तो आपको ये कहाँ मिलेंगे, जब वाक्य नेगेटिव होगा तो मिलेंगे, वाक्य इंटरोगेटिव होगा तो मिलेंगे, और पैसिव तो हमें उनका भी बनाना है, तो वहां पर अलग नियम नहीं हो, यहीं पर लेकर बात करते हैं। तो सहायक क्रिया डू डज एक्टिव में आए तो पैसिव में इज एम आर में से, सहायक क्रिया डिड है तो पैसिव में वॉज वर में से, और बाकी आपको पता ही है कि इन तीनों का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। चलो आगे हम बात करें कौन से वर्ब को, तो यहां पर मान लीजिए मैंने कहा कि वाक्य में यहां पर आपने देखा V2 था, सॉरी V1 प्लस एस था, इज एम आर हो गया सहायक क्रिया, V2 वॉज वर सहायक क्रिया, डू डज इज एम आर सहायक क्रिया, डिड वॉज वर। अब आप कहो कि सर इधर जो आपने हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं यदि वही एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो पैसिव में हमें क्या करना चाहिए, कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो यहां पर मैं कहूंगा कि यदि एक्टिव वॉइस में आपको इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब दे दिया तो पैसिव में आपको क्या करना है, तो आप ध्यान रखिएगा जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो हम पूरे को ही पैसिव में बदलते हैं। एक्टिव वॉइस में कोई सहायक क्रिया है तो पैसिव में उसी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, केवल इन तीन शब्दों को छोड़कर। यदि एक्टिव वॉइस में डू डज डिड है तो पैसिव में हम इनका प्रयोग, आपने कहा एक्टिव में इज एम आर है तो पैसिव में भी इज एम आर का ही प्रयोग होगा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, टू कैरी द सेंस ऑफ आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म के सेंस को कैरी करने के लिए हमें क्या करना है, इज एम आर के बाद में बीइंग जोड़ देना है। ठीक है, तो आपने कहा इज एम आर आया तो पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग यूज होगा। सर वर्ब की, इसका वर्ब का क्या किया जाए, ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीइंग का से वो आईएनजी का सेंस हमने बीइंग से दिखा दिया, और जो V1 आपका बचा उसे किसमें, V3 में चेंज कर दिया जाएगा। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आगे मैं बात करूं कि यदि आपको वॉज वर दे दिया तो ध्यान रखिएगा वॉज वर के बाद में भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म। क्या किया जाए, करना क्या है, वही सेम सिस्टम है। इज एम आर आया था तो इज एम आर लगा दिया था, वॉज वर आया तो वॉज वर लगा देंगे, वहां पर बीइंग लिया था यहां पर भी बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में आता ही है। आईएनजी सेंस जो है उसको कैरी करने के लिए हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ रहा है, बीइंग। उसके अलावा और मैं वर्ब्स की बात करूं तो आपने कहा जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपको हैज दे दिया, हैव दे दिया, हैजेव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। सर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बता दिया, एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है पैसिव में उसे ही यूज करना है। एक बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, उसका आपको ध्यान रखना, डू डज डिड पैसिव में यूज नहीं होता, हैजेव है, हैजेव यूज करना है। V3 पैसिव में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन पहले से जो थर्ड फॉर्म है उस सेंस को कैरी करने के लिए आपको हैज हैव के बाद में बीन का प्रयोग करना होता है। पुनः सुनना, एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस V3 हो तो पैसिव में हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करना होता है। एक बार फिर देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल भी इनका साथ साथ में लेते चलते हैं, ज्यादा समझ में आएगी बात। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में V1 दिया हो या फिर V1 प्लस S या ES दिया हो तो आपको पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करना है, या तो इज का या एम का या फिर आर का। एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं इस बात को। आपने कहा कि एक्टिव वॉइस में V1 या फिर V1 प्लस S या ES है तो पैसिव में सहायक क्रिया इज एम आर में से। मैंने कहा सीता रीड्स ए बुक, सीता रीड्स ए बुक। सबसे पहला काम जो हमें करना है एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना, निकालना, S V O। इसके बाद में मामला क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए बुक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया। सहायक क्रिया लगाओ, सहायक क्रिया कैसे लगानी, वाक्य में सहायक क्रिया दे रखी हो तो दे रखी है, नहीं दे रखी फिर मेन वर्ब दिया होगा, बिल्कुल मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, V1 प्लस S। हमने क्या कहा, V1 प्लस S या ES हो तो सहायक क्रिया इज एम आर में से।
कौन सा लगाएं? वाक्य के सब्जेक्ट एक वचन का, एक वचन की क्रिया कौन सी? इज। ठीक है जी, आगे चलें। आगे फिर आपने कहा इज एमआर में से साइक क्रिया यूज कर लिया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको पैसिव में थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। और रीड जो है इसका थर्ड फॉर्म यही होता है, केवल इसके उच्चारण में परिवर्तन आता है। इसे रीड 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 नहीं, रीड रेड रेड पढ़ा जाता है। उसके बाद में आपने कहा प्रेपोजिशन, जनरली प्रेपोजिशन बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? सीता। क्या है? नाउन। ठीक है, नाउन होने पर आपको कोई चेंजेस नहीं, जैसा होता है वैसा ही शब्द उठाकर लिख दो, आपका पैसिव बन गया। ए बुक इज रेड बाई सीता। दूसरा बात आपने कहा कि यदि वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको दे रखा हो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो पैसिव में साइक क्रिया आपको किस में से यूज करना है? वॉज वर्ब में से। मैंने कहा ललिता रॉट ए बुक। ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ललिता क्या हो गया? सब्जेक्ट। रॉट क्या हो गया? वर्ब। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। साइक क्रिया यूज करना, क्या वाक्य में दे रखी है? नहीं। क्या करना? मेन वर्ब को पढ़ना। मेन वर्ब क्या है? रॉट। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आए तो साइक क्रिया वॉज वर्ब में से। ए बुक एक वचन का कि बहुवचन का? एक वचन का। क्रिया भी एक वचन की, क्या जी? वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, रॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। उसके बाद में प्रेपोजिशन जनरली बाई, सब्जेक्ट को क्या करो? ऑब्जेक्ट बना दो, ललिता। वाक्य आपका पैसिव में बन गया, ए बुक वॉज रिटन बाई ललिता। फिर आपने कहा एक्टिव वॉइस के वाक्य में डूडज आए तो पैसिव में क्या करें? तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में डूडज आए तो पैसिव में हमें साइक क्रिया किस में से? इज एमआर में से। सोनू डज नॉट नो हर। एलिमेंट निकालो। सोनू क्या है? सब्जेक्ट। डज क्या है? एचवी। नो क्या है? मेन वर्ब। हर क्या है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। हर क्या है? प्रोनाउन। मैंने आपको बताई थी प्रोनाउन हो तो आपको चेंज करना, वहां पर ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट, तो सी इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फिर वाक्य में साइक क्रिया दी गई है क्या? बिल्कुल दी गई है। मैंने कहा वाक्य में साइक क्रिया हो तो उसी का यूज करना, लेकिन एक बात मैं आपको 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं कि डू, डज, डिड, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम पैसिव में नहीं करते। इनके स्थान पर किसका? डू डज के स्थान पर इज एमआर। तो यहां पर सी एक वचन, एक वचन के साथ में इज। नॉट दे रखा है, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। मेन वर्ब क्या है? नो। मेन वर्ब का पैसिव में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? नॉन। उसके बाद में प्रेपोजिशन जनरली क्या लेते हैं? बाई। लेकिन मैंने शुरू में बात किया था अभी कि नो वर्ब पैसिव में बाई नहीं टू लेता है, तो प्रेपोजिशन के रूप में किसका? टू का। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, नाउन है, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। सोनू, तो सी इज नॉट नॉन टू सोनू, तो ये इसका क्या बन गया? पैसिव। आगे आपने कहा एक्टिव वॉइस में आपको क्या दे रखा हो? डिड दे रखा हो, तो पैसिव में किसमें से साइक क्रिया? वॉज वर्ब में से हमें यूज करनी होती है। एग्जाम्पल की हम बात करें, मैंने कहा रीना डिड नॉट कॉल्ड चीना। एलिमेंट निकालते हैं। रीना सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड मेन वर्ब है और चीना ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, चीना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, पैसिव में इसका यूज नहीं होता। डिड के स्थान पर बात करें तो किस में से? वॉज वर्ब में से। एक वचन के साथ किसका? वॉज। वाक्य नेगेटिव है, नॉट का यूज करेंगे। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म। ठीक, कॉल, सॉरी यहां पर कॉल ही आएगा, ध्यान देना। डिड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो यहां पर कॉल नहीं, कॉल ही आएगा। तो आपने कहा कि यहां पर कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? कॉल्ड। प्रेपोजिशन जनरली किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। फिर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। रीना नाउन है, चेंज नहीं करना, जैसा लिखेंगे सेंटेंस आपका होगा चीना वॉज नॉट कॉल्ड बाई रीना। तो ये एक्टिव वॉइस में था और इसको हमने किस में बदल दिया? पैसिव वॉइस में बदल दिया। बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नमस्कार।